प्रश्नावली 4.1 में जांच करना है कि निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं। पहले में कई पार्ट दिया गया है, आप भी लगाइए और हम भी लगाएं, है ना भैया। यदि सॉल्यूशन इसका आंसर यहाँ से तो जान नहीं पाएंगे, यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे। पहले हम सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा तो फिर ओके आंसर जो देखा जाए, यदि वो मानक रूप में रहे द्विघात समीकरण के मानक रूप का, तो ये बता सकते हो कि ये द्विघात समीकरण है। समझ पाया? ये देखा, देख के तुरंत बताना पेगा। एक सॉल्व किया जाए, एक के जो आंसर आए, यदि आंसर द्विघात समीकरण के मानक रूप का है तो आप बता सकते हो कि ये द्विघात समीकरण है। और मानक रूप आप पढ़े हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में, यह द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो देखिए भैया, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणे x माइनस 3 है। इसे हम a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला विस्तार करेंगे पहले, तो हो जाएगा x² प्लस 2 गुणे ए बी, ए का मान x है और b का मान 1 है, प्लस b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग, 2 का गुणा x में कराएंगे 2x और 2 का गुणा 3 में कराएंगे 6। तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 2 का गुणा x में 2x प्लस 1 का वर्ग 1 बराबर 2x माइनस 6। पक्षांतर कर दीजिए आप, प्लस 2x बाएं पक्ष में माइनस 2x मतलब, या कहिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दोनों पक्ष में प्लस 2x है, कैंसिल हो गया। माइनस 6 बाएं पक्ष में प्लस 6 बदलेगा, तो x² प्लस 1 और प्लस 6 आ जाएगा और बराबर 0। तो x² प्लस 7 बराबर 0। इसे हम x² प्लस 0 इंटू x प्लस 7 बराबर 0 लिख सकते हैं। हो गया भाई। ये आप देख रहे हैं x² प्लस 0 इंटू x प्लस 7 जो है ये मानक रूप का है कि नहीं भाई, क्योंकि उपरोक्त समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। इसलिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणे x माइनस 3 एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। अब तो ये कंफर्म हो गया ना भैया, ये द्विघात समीकरण। x² माइनस 2x बराबर माइनस 2 गुणे 3 माइनस x। इससे जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। इसे हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसका आंसर देखेंगे मानक रूप का है कि नहीं। तो यहाँ x² माइनस 2x माइनस 2 का गुणा 3 में कराएंगे तो माइनस 6, माइनस माइनस गुणा प्लस 2 का गुणा x में 2x। पक्षांतर किया जाए, x² माइनस 2x, ये प्लस 2x बाएं पक्ष में माइनस 2x में बदलेगा, प्लस माइनस 6 बाएं पक्ष में प्लस 6 बराबर 0 हो गया। x² माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x होगा और प्लस 6 बराबर 0। ये आप देख रहे हैं समीकरण मानक रूप का है कि नहीं भाई। और अगर ये मानक रूप का है तो ये द्विघात समीकरण है। समझ में आ रहा है ना। लिखेंगे चूंकि उपरोक्त समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए x² माइनस 2x बराबर माइनस 2 गुणे 3 माइनस x एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। कन्फर्म हो भैया, समझ में आ रहा है ना। आइए देखा जाए इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट आप भी लगाइए, x माइनस 2 गुणे x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 गुणे x प्लस 3। सॉल्व किया जाए, x का गुणा x में x², x का गुणा प्लस 1 में प्लस x, माइनस 2 का गुणा x में माइनस 2x, माइनस 2 का गुणा प्लस 1 में माइनस प्लस गुणा माइनस 2 1 कम 2।
ऐसे यहाँ भी गुणा करें एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा 3 में प्लस 3x माइनस 1 का गुणा एक्स में माइनस एक्स माइनस 1 का गुणा प्लस 3 में माइनस 3। देखिए भैया एक्स स्क्वायर दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ x 2x बड़ा है, माइनस से माइनस आएगा, 2x में से x घटा देंगे x आएगा, -2 बराबर 3x में से x घटाएंगे तो 2x होगा और -3 पक्षांतर कर दिया जाए, -x -2 प्लस 2x बाएँ पक्ष में -2x में बदलेगा, -3 बाएँ पक्ष में +3 बराबर 0, -x -2x -3x प्लस 3 -2 का मान +1 बराबर 0। क्या यह मानक रूप का है? द्विघात समीकरण के मानक रूप का है? नहीं है, चूंकि उपरोक्त समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसलिए x -2 गुणे x प्लस 1 बराबर x -1 गुणे x प्लस 3 द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक भैया, समझ में आया? बोलो, नोट कर लीजिए भैया इसे। देखिए इसका चौथा पार्ट, इसे बताना द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो पहले आप सॉल्व करेंगे। x का गुणा 2x में तो होगा 2x स्क्वायर, x का गुणा +1 में तो +x, -3 का गुणा 2x में -6x, -3 का गुणा +1 में -3 बराबर x का गुणा x में x स्क्वायर और x का गुणा 5 में 5x। पक्षांतर कर दिया जाए, इसे थोड़ा और सॉल्व करें, पक्षांतर तब करेंगे। 2x स्क्वायर 6 बड़ा है, 6x और -6x प्लस x है, सजातीय पद है, 6 बड़ा माइनस 6 में से 1 घटा देंगे, 5x -3 बराबर 0 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। अब पक्षांतर कर दीजिए, यहाँ 2x स्क्वायर -5x -3, ये प्लस x स्क्वायर बाएँ पक्ष में -x स्क्वायर में बदलेगा, प्लस 5x -5x में बराबर 0। ठीक, 2x स्क्वायर -x स्क्वायर कितना होगा? x स्क्वायर -5x कितना होगा? -10x और -3 बराबर 0। ये देखिए, ये है मानक रूप का। बोलो भाई, मानक रूप का है? तो आप बता सकते हैं, चूंकि उपरोक्त समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए आप बताइए कि x -3 गुणे 2x प्लस 1 बराबर x गुणे x प्लस 5 द्विघात समीकरण है। समझ में आया भैया? नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। देखा, एक बात पक्का वादा रहे कि ये 5वां पार्ट हम बता देते, एक के बाद बचत हुआ 3 पार्ट, एक आप लोग को स्वयं करेगा भैया। 8 पार्ट बा, 5 पार्ट बताओ बा, 3 पार्ट तो लगा ही सकते हैं आप लोग भाई, है ना? तो 3 पार्ट जरूर लगाए आप लोग। 5वां है 2x -1 गुणे x -3 बराबर x प्लस 5 गुणे x -1। तो देखा जाए 5वां पार्ट, 2x का गुणा x में कराएंगे, 2x स्क्वायर, 2x का गुणा -3 में -6x, -1 का गुणा x में -x, -1 का गुणा -3 में +3 बराबर x का गुणा x में x स्क्वायर, x का गुणा -1 में x प्लस 5 का गुणा x में 5x प्लस 5 का गुणा -1 में -5। ठीक भैया, सॉल्व किया जाए। 2x स्क्वायर -6x -x कितना है? -7x, समान चिन्हों को जोड़ा जाता है ना भैया? चालू करें, है ना? +3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x -x कितना हुई? +4x और -5। ठीक भैया,
पक्षांतर कर दिया जाए, 2x² माइनस 7x प्लस 3 प्लस x² बाएं पक्ष में माइनस x² प्लस 4x बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस 4x होगा, माइनस 5 बाएं पक्ष में प्लस 5 बदलेगा बराबर 0। यहाँ 2x², ये माइनस x² है, 2x² में से x² घटा देंगे तो x² बचेगा, माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x समान चिन्हों को जोड़ा जाता है, प्लस 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा प्लस 8 बराबर 0। ये समीकरण मानक रूप का है भैया, और जो मानक रूप का रहेगा वही द्विघात समीकरण होगा, चूँकि उपरोक्त समीकरण ये कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। इसलिए 2x माइनस 1 गुणे x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 गुणे x माइनस 1 एक द्विघात समीकरण है। ठीक भाई, समझ में आ रहा है भाई? ये नोट कर लीजिए। इसके बाद है इसका 6वां पार्ट, 7वां और 8वां पार्ट आप स्वयं करेंगे, स्वयं कीजिए। ठीक भैया, कल ले जाएंगे कि नहीं? मानक रूप का रहेगा तो द्विघात समीकरण है, अन्यथा समीकरण नहीं है। ठीक, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जा रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। जो इसमें 4 पार्ट दिया गया है, केवल आपको द्विघात समीकरण बनाना है, हल नहीं करना भैया, केवल बनाना है। और द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है, मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का, यानी आपको इससे क्वेश्चनों की सहायता से इस रूप में आपको द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक भैया, दूसरे का पहला पार्ट देखा जाए। कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में और चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी चौड़ाई का 2 गुना करके अगर उसमें 1 जोड़ दें तो लंबाई के बराबर हो जाएगा। यही तो होगा भैया। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। केवल और केवल यहाँ पे आपको क्या बनाना है? द्विघात समीकरण निरूपित करना है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल पहले पार्ट में दिया है, आयताकार, नोट करते रहिए भाई, भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर ये दिया है। शर्त दिया है कि इसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यदि हमें चौड़ाई मालूम है और चौड़ाई का 2 गुना करके 1 जोड़ दें तो लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं इसकी चौड़ाई x मीटर। चौड़ाई कितना मीटर है भैया? x मीटर। तो लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी 2 गुणे चौड़ाई प्लस 1। यदि चौड़ाई में हम 2 से गुणा करा के 1 जोड़ देंगे तो लंबाई के बराबर हो जाए, क्योंकि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई का 2 गुना करके 1 जोड़ दीजिए तो लंबाई के बराबर हो जाएगा। होगा ना भाई? तो चौड़ाई कितना माने हो? x, तो यानी 2 गुणे x प्लस 1, यानी हो जाएगा 2x प्लस 1। ये क्या निकल के आ गया? लंबाई मीटर में आएगा। ठीक, यहाँ लिखेंगे चूंकि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, देखिए भैया दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर
28 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितना आया भाई 2x + 1 गुणे चौड़ाई कितना माने थे x, और ये बराबर किसका होगा 528 के। 2x का गुणा 2x में कराएंगे तो 2x स्क्वायर, x का गुणा 1 में कराएंगे तो x बराबर 528। आप पक्षांतर कर देंगे तो 2x स्क्वायर + x - 528 बराबर 0। आप देख रहे हैं द्विघात समीकरण बन गया कि नहीं भाई, यही तो निरूपित करना था। यह एक द्विघात समीकरण है। बस इसका आंसर है भाई, यही आपको निरूपित करना था। फिर से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों व्यक्त कीजिए, ये कह रहा है भाई। इसमें पहला सवाल दिया गया था कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालना था। तो हमने देखा शर्त में कि लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। यदि चौड़ाई मालूम है तो उसका 2 गुना करके 1 जोड़ दें तो लंबाई मालूम हो जाएगा। तो हमने माना चौड़ाई कितना है x मीटर, तो लंबाई शर्त के अनुसार चौड़ाई के 2 गुना करके 1 जोड़ दिया गया तो लंबाई के बराबर आ गया। शर्त यही कह रहा ना कि चौड़ाई का 2 गुना से 1 अधिक है, कौन लंबाई, तो चौड़ाई का हमने 2 गुना किया और 1 जोड़ दिया तो लंबाई के बराबर, अर्थात 2x + 1 लंबाई हो जाएगा। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528। लंबाई का स्थान पे कितना लिखा जाएगा 2x + 1 और चौड़ाई का स्थान पे गुणे x बराबर 528। x का गुणा कराएंगे 2x में, 2x स्क्वायर होगा और x का गुणा 1 में x बराबर 528। 528 बाएं पक्ष में -528 में आएगा। ये मानक रूप का हो गया भाई, यही एक द्विघात समीकरण है। ठीक, समझ में आया भाई, नोट कर लीजिए इसे। इसका दूसरा पार्ट देखिए भाई, कह रहा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकालना है। तो माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, नोट करते रहिए भाई, पूर्णांक x और पहला x और दूसरा कितना हो जाएगा x + 1। इस प्रकार से तीसरा x + 2, x + 3 ऐसे बढ़ता जाएगा। शर्त दिया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर कितना दिया भाई 306। तो कौन कौन क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, x गुणे x + 1 बराबर 306, x का गुणा x में x स्क्वायर और x का गुणा 1 में +x बराबर 306। पक्षांतर करेंगे x स्क्वायर + x - 306 बराबर 0। ये भैया देखिए मानक रूप का है, यही था मानक रूप का, और यही आपका द्विघात समीकरण है। यही एक द्विघात समीकरण है। ये इसका आंसर है। समझ पाए भाई, नोट कर लीजिए इसे। देखिए भाई दूसरे का तीसरा पार्ट कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे, आप नोट करते रहिए भैया, माना रोहन का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक, इसमें शर्त क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यदि रोहन का वर्तमान आयु x वर्ष है तो माँ की वर्तमान आयु कितना होगा, बोलो भाई,
x प्लस 26 वर्ष। ये द्विघात समीकरण, इसमें एक चर राशि माना जाएगा। तो माँ की आयु, माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो यदि रोहन का आयु x वर्ष है तो वर्तमान आयु माँ की कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 वर्ष। देखिए भाई आगे कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। पश्चात का मतलब बाद। आज x वर्ष का है रोहन, तो 3 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा? तो 3 वर्ष बाद रोहन का आयु x प्लस 3 वर्ष होगा। पश्चात की स्थिति में प्लस किया जाता है वर्तमान आयु में, और पूर्व की स्थिति में माइनस किया जाता है वर्तमान आयु से। तो 3 वर्ष बाद माँ की आयु आज x प्लस 26 वर्ष की वर्तमान आयु है, और 3 वर्ष जोड़ देंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा? 29 वर्ष। 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल कितना है? 360। शर्त है 3 वर्ष बाद दोनों के आयु का गुणनफल, दोनों के आयु का गुणनफल 360 वर्ष। तीन वर्ष बाद रोहन का आयु है x प्लस 3 और माँ का आयु है x प्लस 29 बराबर 360। गुणा कराते हैं भैया, x का गुणा x में x स्क्वायर होगा, x का गुणा 29 में प्लस 29x, 3 का गुणा x में प्लस 3x, 3 का गुणा 29 में कितना होगा? प्लस 87 बराबर 360। सॉल्व करते हैं पहले, x स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा? 32, x प्लस 87 प्लस 360 बाएँ पक्ष में माइनस 360 में बदलेगा बराबर 0। x स्क्वायर प्लस 32x 360 बड़ा है, बड़ा के सामने माइनस तो माइनस आए। 360 में से 87 घटेगा 10 में 7 घटेगा 3, 5 में से 8 घटे ना 15 में से 8 घटेगा 7 और यहाँ 283 बराबर 0। गलत लिख दिएगा, 73 होगा ना। 10 में से 7 घटाएंगे 3, 15 में 7 घटाइए 8 घटाइए 7 और यहाँ 273 बराबर 0। ये आपका मानक समरूप का है भाई, और मानक रूप का है तो यही आपका द्विघात समीकरण है। यही एक द्विघात समीकरण है। ठीक भैया, फिर से बताना पड़ेगा, नोट कर लीजिए इसे। देखिए भाई दूसरे का चौथा पार्ट एक लास्ट है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। कुल दूरी कितना दिया भैया? दूरी दिया 480 किलोमीटर। कन्फर्म हुआ भैया? कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप स्पीड कम करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, है ना भैया। जैसे आप स्कूल जाते हो, तेज़ी से जाते हो तो कम समय लगता है, धीरे धीरे जाते हो ज़्यादा समय लगता है कि नहीं भैया। तो वही कह रहा है यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, तो मान लेंगे माना रेलगाड़ी की चाल
x किलोमीटर प्रति घंटा, इतना मान लिया गया भैया। तब इस चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय निकाल लेते हैं भाई। तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, ध्यान देंगे भैया, पढ़े हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ से यदि समय निकालते हैं तो ये दूरी बटा कितना हो जाएगा, चाल। ये फार्मूला यूज किया जाएगा। तो हम मान लेते हैं ये समय t1 है, दूरी है 480 और समय चाल कितना है x। तो t1 बराबर 480 बटा x आवर मान लेते हैं। कन्फर्म है भैया, किस चाल से तय किया है, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो इतना समय आया है। अब यही चाल कम कर दिया जाए, 8 किलोमीटर प्रति आवर चाल कम करने से नया चाल कितना हो जाएगा भाई, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब इस चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय निकाल लेते हैं। अब x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, t2 बराबर दूरी बटा चाल वही होगा। दूरी वही है भैया 480, चाल बदल गया, चाल कितना आ गया x, दूरी वही 480, चाल कितना आ गया x माइनस 8। तो ये दूसरा समय t2 कितना आ गया 480 बटा x माइनस 8 आ गया भैया। इस चाल से जब वो दूरी तय किया गया तो 3 घंटा अधिक समय लगा। कहने का मतलब अगर पहले समय में 1 घंटा लगा तो दूसरा बार जब तय किया वो दूरी तो 4 घंटा लग गया। तब तो 3 घंटा ज़्यादा है भैया पहले की अपेक्षा। तो अगर पहले समय में 3 घंटा जोड़ दे तो दोनों समय बराबर हो गई। बात समझे भैया, बात समझे थे ना। जब ये x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय किया तो 3 घंटा ज़्यादा समय लगा पहले की अपेक्षा। तो यदि पहले में हम 3 घंटा जोड़ देंगे तो दोनों समय बराबर हो जाएगा। शर्त कह रहा है कि x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय करने में लगा समय 3 घंटा ज़्यादा है। यदि t1 में 3 घंटा जोड़ दें तो t2 के बराबर हो जाएगा। ठीक भैया, t1 कितना आया है 480 बटा x प्लस 1 बराबर t2 कितना है 480 बटा x माइनस 8। यह एक समीकरण बना है, इससे सॉल्व करके हमें द्विघात समीकरण में परिवर्तित करना। ये 3 है यहाँ पे, तो आप नोट कर लीजिए भाई से। संबंध क्या मिल गया भैया 480 बटा x प्लस 3 बराबर 480 बटा x माइनस 8, ये मिला भाई। x जो चर राशि वाला बहुपद है उसे एक पक्ष में लाया जाए, तो इसे 480 बटा x माइनस 480 बटा x माइनस 8 बराबर प्लस 3, दाएं पक्ष माइनस 3 बदलेगा। 480 दोनों पद में कॉमन है तो हम कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 बटे x और यहाँ 1 बटे x माइनस 8 बराबर -3। ठीक भैया, 480 गुणे यहाँ हर का हर से गुणा करा देते हैं
तो x गुड़े x माइनस 8, तिरछा गुड़ा कराते हैं, x माइनस 8 का गुड़ा 1 में, तो x माइनस 8 माइनस x का गुड़ा 1 में, x बराबर -3, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 8 का गुड़ा 480 में कराएंगे, तो 480 गुड़े -8 बटे x का गुड़ा x में x² और x का गुड़ा -8 में, तो -8x बराबर -3। कन्फर्म हुआ भैया? -8 का गुड़ा 480 में कराएंगे, माइनस आएगा 8 शून्य शून्य, 8 टाइम 64 के 4 हासिल 6 और 8 चौक 32 और 6, बताओ कितना है 38, और बटे x² -8x बराबर इसे -3 बटा 1 लिख दें, तिरछा गुड़ा कराते हैं, तो -3 गुड़े x² -8x बराबर 3840 का गुड़ा 1 में कराएंगे, तो -3840 ही रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल भी हो जाएगा। देखिए भाई ये 3 इधर गुड़ा करा, अगले पक्ष में भाग भी कराएगा, तो 3 से कट जाएगा, 8 4 12, 12 3 15, योगफल 3 से विभाजित यानी पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 से काट देते हैं, 3 1 कम 3, 8 3 दूनी 6 2 8 और 3 8 24 0, तो x² -8x बराबर 1280, पक्षांतर कर देते हैं, x² -8x माइनस 1280 बराबर 0। ये भैया द्विघात समीकरण के मानक रूप का है, और मानक रूप का तो यही आपका द्विघात समीकरण है, यही द्विघात समीकरण है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट था, केवल द्विघात समीकरण निरूपित करना था, तो चारों पार्ट आपके सामने रखा गया। भैया समझ में आ गया ना? अब आगे कल गुणनखंड विधि द्वारा हम इसका हल देखेंगे, यानी द्विघात समीकरण का हल कैसे निकालेंगे। 3 विधियां हैं, एक मध्य पद तोड़ करके, दूसरा पूर्ण वर्ग बना करके, और तीसरा द्विघाती सूत्र की सहायता से। तो एक विधि से हम हल निकालेंगे। ठीक भैया, नोट कर लीजिए इसे।